राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक धूर्त राजकुमारी की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी का पुत्र रघु जंगल में रास्ता भटककर 7 दिन तक परेशान होके इधर उधर घूमता रहा। आखिर में उसने अपनी जान की आशा भी छोड़ दी थी। तभी अचानक उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक अजगर एक हिरन के बच्चे की पिछली टांग को पकड़कर उसको निगलने का प्रयास कर रहा था। उस पर रहम खाकर रघु ने एक युक्ति के साथ अजगर के मुंह से हिरन के बच्चे को बचा लिया। जिस पेड़ के नीचे अजगर उस हिरन के बच्चे को निगल रहा था, उस पेड़ की डाल अजगर के ऊपर झुकी हुई थी। रघु ने उस डाल को इस तरह से काट दिया, वह डाल अजगर के शरीर पर जा गिरा और डाल गिरने के कारण उसके बोझ के कारण अजगर का शरीर कुचल गया। पीड़ा की वजह से अजगर ने अपना मुंह खोल दिया और हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। हिरन के बच्चे ने रघु की ओर कर्तव्य पूर्ण दृष्टि दोहराई और इम्तिहान से आगे बढ़ गया, मगर वह थोड़ी ही दूर जाकर वापस लौट आया। अब वह हिरन का बच्चा बार बार ऐसे ही करता रहा, थोड़ी दूर जाता और फिर वापस लौटकर आ जाता। हिरन के बच्चे को बार बार इस प्रकार ऐसा करते हुए देखकर रघु ने सोचा वह बिना साथ के आगे नहीं बढ़ना चाहता और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हिरन का बच्चा रघु को उस जगह ले गया जहाँ फलों के पेड़ थे। पास में ही एक झरना बह रहा था। रघु कई दिनों से भूखा प्यासा था। रघु ने भरपेट फल खाए और जल पिया। तब थोड़ा एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा हिरन का बच्चा उसके निकट ही खड़ा है। रघु को बैठते देख हिरन का बच्चा फिर से चलने लगा। रघु भी उसके पीछे हो लिया। अब जल्दी ही वे दोनों एक देश की सीमा के पास पहुंच गए और पास में ही किले की दीवारें नजर आने लगी। रघु को किले की दीवार के पास छोड़कर वह हिरन का बच्चा कहीं चला गया। अब अंधेरा भी हो चुका था। रघु ने सोचा कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लिया जाए, पर ये क्या, वह जहाँ खड़ा है वह तो एक शमशान है। अब उसने पेड़ के नीचे सोने का विचार त्याग दिया और पेड़ पर रात बिताने की सोची और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इसके दूसरे ही क्षण उसे एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नए नए गाड़े गए एक गड्ढे में से एक मनुष्य की लाश ऊपर उठने लगी। रघु चीख मारकर कांपने लगा। रघु को डरते हुए देखकर वह मुर्दा बोला, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, बल्कि तुम जैसा एक मानव ही हूँ। मैं अपनी बदनसीबी की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो रघु। अब हिम्मत बटोरकर पेड़ से नीचे उतर आया और आकर पूछने लगा, इस अनर्थ का कारण क्या है? भाई, वह आदमी बोला, मेरी कहानी सुनोगे तो सारी बातें तुम्हारे समझ में आ जाएगी। इन शब्दों के साथ उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। मैं एक राजकुमार हूँ। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही मैं अपने देश को छोड़कर घोड़े पर बैठकर नगर नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। अब मैंने अपनी इस यात्रा में अनेक नगर, शहर, राज्य भी देखे। मुझे मालूम हुआ कोई अत्यंत ही विचित्र देश है और उस देश की राजकुमारी असाधारण सुंदरी है। उसने ये घोषणा की है उसके द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता में विजय होने वाले के साथ वे विवाह करेगी और उसका अपने देश का राजा बनाएगी। मैंने उसके चित्र को देखा। निश्चय ही वह अद्भुत सौंदर्यवती थी। मैं उसके चित्र को देखकर अपने आप पर नियंत्रण न रख सका और उस देश की खोज में चल पड़ा। कुछ दिन खोजने के बाद मुझे वह देश भी मिल गया और मैं राजकुमारी के सामने उपस्थित हो गया। राजकुमारी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया। मैं उसके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी ने मुझसे कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेरी एक शर्त है, तुम
प्रतियोगिता में हार जाओगे तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। क्या ये स्वीकार है तुम्हें? मैं उसके साधु पर मोहित हो गया था। मैं मंत्रमुग्ध था और मैं इस शर्त को मान गया। मैंने हामी में सिर हिला दिया। राजकुमारी ने मुझे खाली पात्र दिखाया। उसने एक थैली निकाली, उसमें से 2 छोटी डिब्बियां निकाली। वे डिब्बियां इतनी छोटी थी, उसकी हथेली में समा सकती थी। उसने उन डिब्बियों को खाली पात्र के बाजू में रख दिया। फिर उसने उन डिब्बियों में से एक डिब्बियों को बाएं हाथ हथेली में लिया और हिलाया। हिलाते ही उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली तो उसने वे डिब्बियां पात्र के अंदर रख दी। डिब्बिया के हिलाने से मैं समझ गया इस डिब्बिया के अंदर कोई चीज नहीं है। ये डिब्बिया खाली है। अगर इसके अंदर कुछ होता तो इसमें से ध्वनि निकलती। राजकुमारी ने फिर दूसरी डिब्बियों को दाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ की हथेली में रखकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि निकली। मैं समझ गया इसमें कोई चीज है जिसकी वजह से ध्वनि निकल रही है। राजकुमारी ने उसको भी उसी पात्र में रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, हे युवक, ये जो 2 डिब्बियां रखी है इसमें से एक खाली है और एक में एक सिक्का रखा हुआ है। अब तुम्हें करना ये है, अंदाजे से सिक्के वाली डिब्बियों को उठाना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं और मेरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में असफल रहा क्योंकि मैंने उस पात्र से एक डिब्बिया को निकालकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली। फिर राजकुमारी ने दूसरी डिब्बियों को अपने दाएं हाथ से हिलाया तो उसमें ध्वनि निकली और इस प्रतियोगिता में हारने के बाद मैं उसका गुलाम बन गया। मेरे जैसे ना जाने कितने राजकुमार प्रतियोगिता में हारकर उसके गुलाम बने हुए थे। उनमें से ही एक मैं भी था। गुलामों पर इतने प्रतिबंध थे, वे उस महल से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे, नगर में भ्रमण नहीं कर सकते थे। बस सारे दिन राजकुमारी की गुलामी करना और फिर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। मुझे ये गुलामी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। मैं उस गुलामी की जंजीरों से निकलना चाहता था। सो रात दिन वहाँ से बचकर निकलने के उपाय सोचता रहता। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। मेरी बीमारी की बात सुनकर सिपाहियों ने मुझे एक अलग कमरे में बंद कर दिया। उन्हें खतरा था मुझसे कोई संक्रमण न फैल जाए। अपनी योजना के तहत मैंने एक दिन राजकुमारी के पास खबर भिजवाई, मैं बीमार हूँ, एक बार राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। अगर वह मेरे सामने आए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजकुमारी मुझको देखने आई और पूछा, हे युवक, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उनको देखकर कहा, हे महारानी दयामयी, आप आ गई। मैं कर्तक हो गया। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं राजवंश में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारी प्रथा के अनुसार कृपया मेरी लाश को दफना दिया जाए। उसका दाह संस्कार मत करवाना, क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रथा है, वहाँ पर दफनाया ही जाता है। मेरी मृत्यु के बाद मुझको गुलामी से मुक्त करके नगर के बाहर दफना देना। हे युवक, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम तृप्त तो हो गए हो ना? राजकुमारी ने कहा और मैंने हाँ में सिर हिलाकर उसके प्रति आभार प्रकट किया। रघु को बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनते देख वह युवक बोला, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रघु है, तुम अपना नाम बताओ। वे आदमी बोला, मेरा नाम वीर कुमार है। नाम बताने के बाद वीर कुमार ने फिर से अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। हमारे राज दरबार में एक जहर का विशेषज्ञ था। हमारे देश में सांप के डसने से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इसलिए मेरे पिताजी महाजन ने उन विशेषज्ञ को अपने राज दरबार में ही रख लिया था। उसने एक बार मुझे एक जड़ी बूटी दिखाकर बताया, उसके फलों को भोजन के साथ चबाने से कोई भी व्यक्ति 2 दिन के लिए लाश जैसा निश्चल पड़ा रहेगा। और सौभाग्य से एक बार मुझे राजकुमारी के साथ उद्यान में जाने का मौका मिल गया और संयोग से मुझे वह पौधा
उनके उद्यान में मिल गया। मैंने उसका एक फल तोड़ लिया और अपने साथ रख लिया और रविवार के दिन मैंने सुबह के खाने के साथ उस फल को खा लिया। थोड़ी देर बाद ही जैसे मेरी चेतना चली गई हो और मैं लाश जैसे गिर पड़ा। सब लोगों ने सोचा इसकी मृत्यु हो गई है। मेरे कहे अनुसार राजकुमारी ने मुझे नगर के बाहर इस जगह पर दफना दिया। अब मेरे प्राण वापस लौट आए हैं, जैसे कि उन विशेषज्ञ ने कहा था। 2 दिन के लिए तुम्हारे प्राण वापस आ जाएंगे। प्राण वापस आ गए। मेरे दोस्त, ये तो थी मेरी कहानी। अब तुम अपनी कहानी बताओ। वीर कुमार ने रघु से कहा तो रघु ने भी अपना सारा वृत्तांत वीर कुमार को कह सुनाया कि मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। वीर कुमार की बातों से रघु ने ये तो पता लगा लिया था कि राजकुमारी जादू की युक्ति द्वारा लोगों को धोखा दे रही है, जादू की युक्ति लगाकर लोगों को हरा रही है। रघु का मित्र जादू की विद्या में प्रवीण था। उससे रघु ने जादू की कई सरल विद्याएं सीख ली थी, इसलिए उसने राजकुमारी के द्वारा प्रयोग की हुई युक्ति को समझ लिया था और अब उसी युक्ति द्वारा राजकुमारी को हराने की सोची। उसने अपने मन में चलते हुए विचार वीर कुमार को बताया तो वीर कुमार रघु को समझाते हुए बोला, तुम अगर अपनी युक्ति के द्वारा राजकुमारी को हराओगे तो शहजादा से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। इसकी क्या गारंटी है? हार कर भी यदि वह तुमको कारागार में भेज दे तो तब तुम अपने पिता की सेना को लाकर मुझे कारागार से मुक्त करा देना, क्योंकि अब तो तुम आजाद हो और अपने नगर को जा सकते हो। हे मित्र, क्या मेरी इतनी सहायता नहीं करोगे? रघु की बात सुनकर वीर कुमार बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मित्र, मैं अपना वेश बदलकर नगर में रहूंगा और तुम्हारे लिए सारे आवश्यक प्रबंध भी करूंगा। मेरे पिता का राज्य भी समीप ही है। आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी भी सहायता लेंगे। दूसरे दिन नगर के द्वार खुलते ही रघु तथा वीर कुमार ने नगर में प्रवेश किया। वीर कुमार ने अपने केस मुंडवाकर अपना रूप बदल लिया। रघु के पास एक सोने का बाजूबंद था। उसे बेचकर अच्छे वस्त्र, कुछ आभूषण खरीद लिए। उन सब को पहन करके रघु एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। पास के ही एक खिलौने की दुकान से वीर कुमार के सुझाव पर रघु ने एक छोटी सी डिबिया खरीद ली। उसमें एक सिक्का डालकर उसे अपने बाएं हाथ की कलाई में थोड़ी ऊंचाई पर बांध लिया। तब अपने कुर्ते को उसने नीचे कर लिया और अपना बायां हाथ हिलाया तो उसमें से ध्वनि हुई। इस प्रकार तैयार होकर रघु राजकुमारी के पास जा पहुंचा और उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मुझे जीतना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में तुम्हें विजय होना होगा, राजकुमारी ने अपनी शर्त प्रकट की। रघु ने बताया वह किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। रघु के ऐसे वचन सुनकर राजकुमारी उसको पुनः सचेत किया, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा आजीवन गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। रघु ने निवेदन करते हुए कहा, राजकुमारी जी, कृपया आप मुझे मंदिर ले चलिए। मैं भगवान के समक्ष ये शपथ करूंगा कि यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। इसके बाद दोनों मंदिर गए। रघु ने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने राजकुमारी से कहा, आप भी शपथ लीजिए। अगर मैं जीत गया तो आपको आजीवन मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। राजकुमारी के मन में ये संदेह कदापि न था वह हार जाएगी, इसलिए वह शर्त मान गई और पुजारी के सामने दोनों ने शपथ ली। परीक्षा भी मंदिर में ही शुरू हुई। एक पात्र मंगवाया गया, उसमें 2 डिब्बियां रखी गई। रघु से कहा गया, इसमें से एक डिब्बिया निकालो, उसमें ध्वनि आनी चाहिए। अगर डिब्बिया ध्वनि नहीं आई तो तुम हार गए, मेरे गुलाम बनोगे। रघु ने बायां हाथ पात्र में डाला और डिब्बिया को उठा लिया। याद रहे दोस्तों, रघु ने पहले ही अपने कुर्ते के नीचे अपने बाजू में एक डिब्बिया पहले से ही बांध रखी थी, जिसमें एक सिक्का डाला हुआ था।
अब रघु ने पात्र से डिबिया निकालकर जैसे ही हिलाई तो ये क्या, उसमें से तो ध्वनि निकलने लगी। ये देखकर राजकुमारी चकित हो गई। राजकुमारी, मैं जीत गया हूँ, मेरे साथ अब विवाह करोगी? रघु ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए पूछा तो राजकुमारी ने सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इस पर रघु ने अपने बाएं हाथ से पात्र से दूसरी डिबिया को निकालकर हिलाया। उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली। वास्तव में दोनों डिबिया खाली थी। अब रघु ने जल्दी से राजकुमारी के दाएं हाथ के कपड़े को ऊपर मोड़ दिया तो क्या देखता है, वहाँ पर एक डिबिया बंधी हुई थी। रघु ने वह डिबिया वहाँ से खोलकर जैसे ही हिलाई तो उसमें से ध्वनि आई। अब रघु क्रोधित होते हुए राजकुमारी से बोला, तुमने इस तरह से धोखा देकर सबको हराया है, धोखेबाजी से सब हराया है, तुम एक धूर्त राजकुमारी हो। राजकुमारी रघु को समझाते हुए बोली, मैं धूर्त नहीं हूँ, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। बस मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे हराने की बुद्धिमत्ता रखने वाला ये उपाय बताया था। वे नहीं चाहते थे मेरे राज्य में कोई हिस्सेदार बने। मुझे भी डर था कोई मुझसे शादी करके मुझे गुलाम न बना ले। मुझे गर्व है मैंने अपने पिता की इस बात को ना और उनकी आत्मा को संतुष्ट किया है। पर आज तुम जीत गए हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारी पत्नी बनूंगी। जितने भी लोगों को मैंने गुलाम बनाया है वे सब हमारी शादी में शामिल होंगे। उन्हें उचित इनाम देकर मैं उनके राज्य तक उन्हें पहुंचाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने सभी को आजाद कर दिया और अपने विवाह में शामिल होने का न्योता दिया। सभी लोग राजकुमारी के विवाह में सम्मिलित हुए। उन सबको पुरस्कार देकर उन्हें उनके राज्य में पहुंचा दिया गया। इस तरह से रघु और राजकुमारी का विवाह हुआ। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। वीर कुमार भी अब बहुत खुश था। इस राजकुमारी को मैं नहीं जीत पाया तो मेरे दोस्त ने जीत लिया और वह भी अपने नगर को चल गया। उसके माता पिता अपने पुत्र को बहुत दिनों बाद देखकर बड़े ही खुश हुए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही एक और मनोरंजन कहानी के साथ मैं उर्मिला जंगेड़ आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।